नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका चंद्रकिरण सोनरेखा जी की लिखी हुई कहानी मंझली बहू। तो प्रस्तुत है कहानी मंझली बहू। और उर्मिला जेठ की उस दोपहरी में रसोई घर में बैठी तपस्या कर रही थी। सुदर्शन अभी तक भोजन करने जो नहीं आया था। सास ने बाहर से पुकारा, मंझली बहू, ओ मंझली बहू। बाबा रे, तेरी रसोई अभी निपटी नहीं। फिर द्वार के पास आकर कहा, डिप्टी साहब के यहाँ जाना है, इसकी भी खबर है। उर्मिला ने तब धीरे से कहा, अम्मा तुम सब चली जाओ, मैं नहीं गई तो क्या। अम्मा ने तिनक कर कहा, दुनिया तो मुझे कहेगी कि कमाऊ पूतों की बहुओं को तो सिर पर नचाती हूँ और तुझे यूं ही पटक रखा है। जल्दी से खा पी कर चौका निपटा, मंगतू आप खिला देगा उसे। नहीं मंझली बहू, ऐसा कभी ना करना। बड़ी बहू ने साड़ी का छोर कंधे पर डालते डालते पीछे से आकर कहा, 7 वर्षों से इकट्ठा किया पुण्य धूल में मिल जाएगा। मंझली बहू ने जेठानी की ओर एक बार तीखे भाव से ताक कर आंखें नीचे कर लीं। फिर सास से बोली, अम्मा मेरे पास साड़ी भी नहीं है। क्यों? संदूक भरे कपड़ों को क्या दीमक चाट गई? सास ने गर्म होकर कहा, बाप रे, आजकल की बहू बेटियों के मिजाज ही नहीं मिलते। 30 दिन नए फैशन की साड़ी चाहिए, पहन ले कोई सी भी। कि छोटी बहू ने बीच में टोक कर कहा, अम्मा आप समझती तो हैं नहीं, कल छोटे जेठ जी ने जीजी को कसम दे दी है कि जो विलायती कपड़ा पहनो तो हमारा मरा मुंह देखो। अरे उसे और क्या करना है, जाने किस बिरते पर इतना उछलता है, बड़ा गांधी का चेला बना है। गांधी, इस गांधी के पीछे नाश कर लिया अपना। पढ़ाई छोड़ी, नौकरी छोड़ी, अब गली गली के धक्के खाता है। अम्मा बकती बकती दूसरे कमरे में चली गईं। बड़ी और छोटी बहू भी एक दूसरे पर रहस्य भरी मुस्कुराहट फेंक कर वहाँ से हट गईं। उर्मिला बैठी रही वैसी ही मूर्ति सी, पर उसका टेम्परेचर 160 डिग्री के ऊपर था। सुदर्शन इस समय आ जाता तो उसकी खैर नहीं थी। वही यदि ऐसे ना होते तो उर्मिला को ऐसे ताने क्यों मिलते? क्यों दिन भर दासी की भांति घर का काम करने पर भी सबकी अवहेलना सहती? अपनी तो जैसे तैसे वो सह भी लेती, पर सुदर्शन का निरादर कैसे भी नहीं सह पाती, और वो रुद्ध अभिमान सुदर्शन पर ही उतरता है। सब बंद संवर कर डिप्टी साहब के चली गईं। उर्मिला वैसी ही बैठी रही रसोई में। कोई 2 बजे सुदर्शन आया। धूप में फिरने के कारण उसका उजला रंग बहुत कुछ मैला हो गया था। मैली सी खद्दर की कमीज और धोती पहने था, पाँव में चप्पलें थीं, सिर नंगा। सन 30 में जब वो मैट्रिक का छात्र था, स्कूल छोड़ने के दिन जो पहनावा उसने पहना था, इन 9-10 वर्षों में वही एक प्रकार से स्थायी हो गया था। कुछ अपनी लापरवाही से और कुछ विवशता से। विवशता थी पैसे की। घर में पैसा नहीं था, ये कहना झूठ होगा। बड़े भैया वकील हैं और छोटा मोहनलाल 5 साल से डॉक्टर हो गया है। किंतु इससे उसका क्या, वो स्वयं तो कुछ नहीं है। हाथ पैरों से मजबूत, दिल दिमाग से दुरुस्त उस युवक को कहीं भी स्थान नहीं है। इस इतने बड़े कामकाजी शहर में अकेली बेकारी ही उसकी चिरसंगिनी है। पिछले आंदोलन में उसे कई बार जेल हुई थी, थोड़े थोड़े दिनों की। इससे 2 साल नष्ट हो गए। फिर वो मैट्रिक नहीं कर पाया। पिता ने तब दुकान खुलवाई थी बिसात खाने की, पर दुकानदारी का जो खास टेक्निक होता है, झूठ बोलना, सो वो उसमें होशियार नहीं था। दुकान में घाटा पड़ गया। 400-500 का नुकसान देकर उसने दुकान को हाथ जोड़ दिए। उन्हीं दिनों उसका ब्याह हो गया। ब्याह भला क्यों ना होता, पत्नी का वो पेट भर सकेगा या नहीं, बाबूजी ने ये नहीं सोचा। वो तो अपना फ़र्ज अदा कर गए, और अब 7 वर्षों में कभी 2-1 ट्यूशन कर लेता है, कभी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन जाता है, किसी महीने 10-15 मिल जाते हैं, कभी वे भी नहीं। घर में वो सभी से डरता है, माँ, भाभी, बड़े भाई और सबसे ज़्यादा उर्मिला से। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वो उसके साथ क्लेश ना करती हो। सीधे मुँह बात करना तो जानती ही नहीं। आ गए? उर्मिला ने कड़वे स्वर में कहा। मिल गई ऑफिस से छुट्टी? सुदर्शन तिलमिला गया। ऑफिस का व्यंग उसके कानों में झंझना उठा, किंतु उर्मिला से कुछ कहना फिजूल है, वो कभी कुछ नहीं समझ सकती।
एक फीकी हंसी हंसकर उसने उत्तर दिया, ऑफिस ही जाना होता तो आज तुम्हारा मुंह इतना सूजा हुआ दिखाई न देता। उर्मिला सुलग गई। ऊपर से नीचे तक जिसके लिए पानी की बूंद को तरस गई है, सास की इतनी बातें सुनी हैं, वही उसकी एक बात भी नहीं सह सकता। फूल के थाल को जोर से फर्श पर पटक कर वो खाना परोसने लगी। सब खा चुके थे, नौकर तक। इसी से तरकारियां निपट गई थीं। थोड़ी सी दाल बची थी और जरा सा बैंगन का भुर्ता। रोज ही ऐसा होता था, कोई नई बात तो थी नहीं, पर उर्मिला को दिन भर उपवास कराने को इतना काफ़ी होता है। बड़े से थाल में कुल 1 कटोरी दाल रखकर वो सुदर्शन के आगे रखाई, फिर पानी भी, और पीठ उधर करके रसोई में बैठ गई। क्या है थाल में जिसे सामने रखकर और पंखा झल सकती? रोटियां, तली लगी हुई दाल और जरा सा भुर्ता। सुदर्शन भूखा था, 4 फुलके खाकर उठ पड़ा, किंतु उर्मिला ने रोटी नहीं खाई। एक बार थाली खींची और उसे एक तरफ सरका, घूंट पानी पीकर उठ गई। सुदर्शन भोजन करने के बाद 1 बीड़ा पान खाता है, और कोई लत तो उसे है नहीं। उर्मिला ने पानदान टटोला, आज पान भी नहीं था। अम्मा तीनों पान लगाकर साथ ले गई थीं। वो भी खड़ी हो गई। देर हो गई तो सुदर्शन ने कमरे से पुकारा, उर्मी पान तो दे जाओ भाई, कि आज वो भी नदारद। 2-4 ढोलियाँ पान लाकर रख दिए हैं ना, जो बीड़े तैयार कर दूं? उर्मिला ने झटक कर उत्तर दिया, फिर अपने उमड़ते उच्छ्वास को होठों से दबाती हुई गुसलखाने में चली गई। सुदर्शन चुप रह गया, पर गुस्से से उसका दम फूल रहा था। लाओ धोती कमीज उतार दो, साबुन लगा दूं। उर्मिला ने थोड़ी देर में आकर कहा। खोज ढूंढ कर वो सनलाइट की एक बत्ती लाई थी। घर में तो है सब कुछ, किंतु उसकी बार वो सब कुछ न जाने कहाँ चला जाता है। रहने दो, जो ऑफिस नहीं जाता, ना डॉक्टर वकील है, वो अगर मैले कपड़े पहने रहे तो उसकी शान नहीं घटती। अरे, उर्मिला ने बत्ती दूर फेंक दी। जो चीज़ किसी के पास हो ही नहीं, उसका घटे बढ़ेगा ही क्या, उसने कहा। और वो डिप्टी साहब के न जाने वाली बात बड़े भैया के कानों तक पहुंची, बहुत ही विकृत रूप में। सो सुदर्शन से कहा गया कि बहुत सिर चढ़ा लिया है उसने मजली को, और वो बहुत अपने मन की हो गई है। बड़ी भाभी ने फुसफुसा कर कहा, अरे जिसका खसम 4 पैसे कमाता नहीं, उसकी लुगाई भला कहीं उनसे दबती है। और सुदर्शन उस अधसुने से वाक्य का पूरा भार लिए भीतर गया। कल डिप्टी साहब के यहाँ क्यों नहीं गई थी? उसने कड़े स्वर में उर्मिला से पूछा। मेरी तबीयत, उर्मिला ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया। देखता हूँ आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत बिगड़ चला है। जी हाँ, मेरे बाप कलेक्टर हैं और मेरे पति बैरिस्टर हैं, दिमाग क्यों ना बिगड़ेगा? उर्मिला ने तीखे स्वर में कहा। जरा ये तो पूछा थे कि क्यों नहीं गई थी। उनसे क्या पूछता, तुम ही बताओ ना। इस बार सुदर्शन ही नरम पड़ा। जानता है उर्मिला का मिजाज। मुझे मरे का मुंह थोड़ी देखना था जो जॉर्जेट और चाइना सिल्क पहन कर जाती। कहती कहती वो झपट कर रसोई घर में चली गई। सुदर्शन को याद आया, परसों ही उसने उर्मिला को कसम दे दी थी गुस्से में आकर। उसके एक दोस्त ने ताना जो मारा था कि बड़े कांग्रेसी बने हो, बीबी को मना नहीं करते कि क्यों विलायती कपड़े पहनती है। फिर भी बोले बिना नहीं रहा गया। धीरे से कहा, ओहो रे फरमाबरदारी। जाती जाती उर्मिला ने वाक्य सुन लिया था और फिर पूरे 2 घंटों की लड़ाई छिड़ गई थी। सुदर्शन की दोनों ट्यूशनें छूट गई थीं। इसी से वो अब प्रायः ऊपर के कमरे में पढ़ा रहता था। 65 से 2-2, 4-4 पैसों में इंग्लिश की रद्दी किताबें खरीद लाया है, उन्हें ही पढ़ता रहता है। वो तो सड़क पर घूमकर मजदूरी करने में भी शर्म नहीं खाता, किंतु सफ़ेद पोशों के नाजुक लड़कों को वो भी कहीं मिलती है, और मिले भी तो कर नहीं सकते। बड़े भैया और मोहन की पोजीशन में बट्टा लगेगा। वो लाख वकील का छोटा और डॉक्टर का बड़ा भाई है, लेकिन इस तरह घर में लेटे लेटे भी गुजारा होगा नहीं, ये उसे दिख रहा है। सारे घर के तेवर चढ़े रहते हैं, और सबसे ज़्यादा उर्मिला के। वो तो आजकल दिन रात अधजली लकड़ी से सुलगती रहती है, कुछ पूछते ही चिटक पड़ती है। उसे सबसे ज़्यादा खींच भी उर्मिला पर ही है, वही तो उसके पाँवों की बेड़ी है। केवल उसके लिए तो वो सारे घर की कड़वी उपेक्षा को पी रहा है, खून के घूंट की तरह। अकेला होता तो अब तक कहीं भी देश परदेश चला गया होता। नीचे छोटी बहू की 2-1 सहेलियां आई हुई थीं। उर्मिला कह गई थी कि नीचे मत उतरना, सो वो ऊपर ही लेटे लेटे प्रतीक्षा कर रहा था कि देखें उर्मिला रानी कब पानी लाकर देती हैं। प्यास लगी थी उसे।
10-15 मिनट बीतने पर भी जब वो नहीं आई तब हार कर वो नीचे उतरा। जीने के पास वाले कमरे में ही वे सब बैठी थीं। छिपकर निकलना हो नहीं सकता था। अंतिम सीढ़ी पर खड़ा होकर सोचने लगा, उतरूं या नहीं। फिर 2-3 मिनट और रुक गया बातें सुनने के लिए। भाभी कह रही थी, क्या गाएं और क्या बजाएं, बड़े लल्ला दिन भर तो घर में पड़े रहते हैं। छोटी बहू ने भी धीरे से कहा, कहाँ तो दिन भर बाहर रहते थे, कहाँ आप घर से पाँव ही नहीं निकालते। किसी अपरिचित से नारी कंठ ने हंसकर कहा, मजली बहू न छोड़ती होगी तभी तो नहीं जाते। अरे बाबा, दिन में तो छुट्टी दे दिया करें बेचारे को, रात ही काफ़ी बड़ी होती है। फिर सबकी सब हंस पड़ी। सुदर्शन नीचे ना उतरा, पाँव दबाकर ऊपर चला गया। आज वो सबके लिए भार हो उठा है। कोई आधा घंटे में उर्मिला पानी लेकर आई। पलकें भारी हो रही थीं, जैसे खूब रो चुकी हो। माथे पर बल पड़े हुए थे। गिलास पकड़ाकर जाने लगी कि सुदर्शन कह उठा, आ गई याद इस नाचीज़ की। उर्मिला बरस ही जो पड़ी, बैठी तो नहीं थी, काम ही कर रही थी। उसने तिक्त स्वर में कहा, करनी न करतूत पर लड़ने में मजबूत। दिन भर घर में पड़े रहते हैं, दूसरों का गाना बजाना तक मिट्टी कर दिया है। और चिड़िया उतर गई। फिर ऐसे ही 3 महीने और निकल गए। सुदर्शन अब सबके लिए भार हो उठा था, अम्मा तक के लिए। बड़े भैया मुँह से कुछ नहीं कहते, सो उनकी कसर भाभी पूरी कर लेती हैं, दिन रात मजली बहू को बींद बींद कर। मोहन तो डॉक्टर है, वो भला ऐसे गंवार भाई से बात करके अपनी मानहानि कैसे करावेगा। उससे अच्छे ढंग से तो उनका कंपाउंडर रहता है। उर्मिला की कुछ ना पूछो, बात करो तो काटने को दौड़ती है। उर्मिला सिर धोकर ऊपर आई थी, फटी हुई धोती सीने के लिए। सुदर्शन चुप लेटा था। कई दिन से पति पत्नी में बात करने की भी नौबत ना आई थी। अब पेचक नहीं मिली तो फटी हुई धोती को हाथ में समेटे समेटे उर्मिला नीचे चली। सुदर्शन को क्रोध चढ़ाया, उठकर हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या अब मेरी सूरत से भी नफरत हो गई? ये सवाल तो अम्मा और जीजी से कहते। उर्मिला ने न जाने कैसे स्वर में कहा, उनसे क्या पूछूं, तुम्हारे लिए तो उनकी भी सुनता हूँ। नहीं तो उर्मिला ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और ये जा और वो जा। मोहन ने पतलून की जेब में हाथ डालकर अखबार निकालते हुए गर्म स्वर में कहा, जिसे बात करने की तमीज़ ना हो उससे कोई क्या बात करे। बस खाली फिजूल की बहस करना जानते हैं। बड़े नाकदार बने हैं कि 2-2 पैसे का अखबार सड़क पर पुकार पुकार कर बेच रहे हैं। बाजार में निकलते शर्म आती है। भाभी ने कहा, राम रे, अपनी नहीं तो भाइयों की इज्जत का तो ख्याल करते। असल में भरपेट रोटी खाने से आदमी को दिन लग जाते हैं। अम्मा ने कहा, जाने कौन घड़ी में पैदा हुआ था, सारे ढंग ने डाले हैं इसके तो। और सुदर्शन ने दुबारी में खड़े होकर सब सुना। उसके सिर का पसीना एड़ी पर आ रहा था। उफ, माथे का पसीना पोंछता वो बिना आंगन देखे ऊपर चला गया अपनी कोठरी में। उर्मिला कोठरी में मुंह औंधा किए पड़ी थी। पति की आहट पाकर उसने सिर उठाया। आंखें लाल हो रही थीं, अंगारे सी। आ गए कमाई करके? उसने भर्राए स्वर में पूछा। और सुदर्शन जल उठा, चीख कर बोला, उर्मिला, आगे ऐसी बात कहेगी तो जबान खींच लूँगा तेरी। उर्मिला दबी नहीं, तन गई। नीचे कितनियों की खींच आए। सुदर्शन को जैसे काट मार गया। सूटकेस उठाए सुदर्शन नीचे उतरा चुपके से। आज वो इस घर से विदा ले रहा था। रात के कोई 11 बजे थे। देहरा मेल 11:15 पर छूटता। उर्मिला की ओर आंख उठाकर भी देखने की इच्छा नहीं हुई। दबे पांव सीढ़ियां उतरा, धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। तेजी से चला कि हठात उसके पांव रुक गए। पीछे से इसने सिक्त स्वर में उर्मिला कह रही थी, धीरे चलो ना, मैं तो हाफ गई। और सुदर्शन जैसा का तैसा रह गया। उर्मिला पास आकर उसके हाथ में एक पोटली थमाती हुई मीठे स्वर में बोली, सूटकेस मुझे दे दो, थक जाओगे, स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता है। फिर बोली, क्या भर लिया? भारी हो रहा है। मैं तो सिर्फ वही 2 धोतियाँ लाई हूँ जो तुमने पारसाल खादी भंडार से ला कर दी थी। अभी आप सुन रहे थे चंद्र किरण सोनरेखा जी की लिखी हुई एक छोटी कहानी मजली बहू। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।